प्रकाश के ध्रुवण में प्रकाश को क्या बताया गया? प्रकाश को तरंगे बताया गया। तो तरंग को लेकर के आपने एक सिद्धांत पढ़ा था, हाइगेंस का सिद्धांत, है ना। हाइगेंस ने क्या कहा था? प्रकाश जब स्रोत से निकलता है तो माध्यम में तरंगों के रूप में संचरित होता है। जब प्रकाश स्रोत से निकलेगा तो कैसे चलेगा? मतलब माध्यम में कण होंगे, कण कंपन करेंगे, ठीक। अब ये चलेगा तो इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। हाइगेंस के अनुसार माध्यम जरूरी है प्रकाश के लिए। तो इसने एक माध्यम की बताया, कौन सा माध्यम? ईथर बता दिया था ना, ईथर तो बताया। और ईथर कैसा बताया था? ये भारहीन होता है, भारहीन होता है और सभी माध्यमों में समान रूप से पाया जाता है। थोड़ा थ्योरी जोड़िए यहाँ से। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले प्रकाश के प्रकृति के बारे में किसने बताया? हाइगेंस ने, ठीक। हाइगेंस से पहले भी बात आई थी। न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने क्या सिद्धांत दिया था? कणिका सिद्धांत, ठीक। फिर इसके बाद कौन आया? हाइगेंस। हाइगेंस ने क्या बताया? तरंग सिद्धांत। अब किसकी बात मानी जाए? ये भी महान वैज्ञानिक, ये भी महान वैज्ञानिक, लेकिन इसने कुछ कमियां छोड़ दी थी, और कमियां छोड़ दी, उसकी वजह से इसके सिद्धांत की पुष्टि कर दी गई और इसके सिद्धांत को हटा दिया गया। किसने विवाद खत्म किया? फोको ने। वैज्ञानिक का नाम क्या था? फोको। न्यूटन ने कहा था माध्यम में चाल बढ़ जाएगी इसके अनुसार, और इनके अनुसार माध्यम में चाल कम हो जाएगी। तो विवाद किसने खत्म किया? फोको ने। तो फोको ने दोनों का केवल विवाद खत्म किया था। अब किसका सिद्धांत चला? हाइगेंस का। हाइगेंस के बाद कौन आया? प्लांक। प्लांक थ्योरी पढ़े हो ना। तो प्लांक ने क्या बताया? प्रकाश को कण बता दिया, फोटान के रूप में आता है, कणों के रूप में। अब जब इसने बता दिया कण, न्यूटन फिर आ गया वापस। न्यूटन ने क्या बताया था? प्रकाश कणों के रूप में आता है। तो न्यूटन फिर वापस आया कि हमने कहा था ना कण होगा, ठीक है भाई, महान वैज्ञानिक था ना। तो अब उसको गलत साबित किया, तकलीफ तो हुई होगी। तो ये वापस आया फिर। अब दो लोग एक तरफ हो गए, ये फिर अकेला। तभी एक आ गए मैक्सवेल। कौन आए? मैक्सवेल ने विद्युत परिपथ का अध्ययन कर लिया। इधर सुने ध्यान से भैया। मैक्सवेल ने किसका अध्ययन किया? विद्युत परिपथ का। और उसने कह दिया कि प्रकाश अगर धारा उच्च आवृत्ति से बदल दी जाए तो धारा भी कैसे चलती है? तरंगों के रूप में। और एक्सपेरिमेंटल मान कितना निकाल लिया? प्रकाश की चाल के बराबर। इसने कह दिया विद्युत चुंबकीय तरंगे में प्रकाश जो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे है, मतलब तरंग सिद्धांत। अब फिर ये देखो, ये दो तरंग वाले हो गए और ये दोनों कौन से हो गए? फिर विवाद शुरू हुआ दोनों का, ठीक। अब बीच बराव किसने किया? एक भले इंसान थे, नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली ने कहा झगड़ा ना करो, दोनों बात सही है। एक फार्मूला दिया, P बराबर H/λ। पढ़ा होगा ना। P क्या है? संवेग। संवेग कण के लिए लेते हैं, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य तरंग के लिए। और कण तरंग दोनों सिद्धांत एक साथ चल रहे हैं। इनकी भी बात सुनी, इनकी बात सुनी, और इनकी बात सुनी, और दोनों को मिला करके एक रिलेशन दे दिया, कहा विवाद न करो, दोनों की बात सही है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश में दोहरी प्रकृति पाई जाती है, डुअल नेचर होता है। मतलब प्रकाश के 10 गुण होते हैं, 10 गुणों की व्याख्या किसी एक सिद्धांत को लेकर के आप नहीं कर सकते। शुरुआत वाला पोर्शन जो है क्या है? किरण प्रकाशिकी। उसमें ना तो कण बताया जाएगा, ना ही तरंग बताया जाएगा, केवल किरणें खींचेंगे, क्योंकि वहाँ पर वस्तुओं का जो आकार लिया जाता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत बड़ा है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? किरण प्रकाशिकी। अगर वस्तुओं का जो ऑब्जेक्ट लिए जा रहे हैं उनका आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि के आसपास है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? तरंग प्रकाशिकी, ठीक। इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकाल रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे? कण प्रकाशिकी पढ़ेंगे। तो प्रकाश में कण के साथ साथ तरंग दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, ठीक। दोनों की बात सही। लेकिन हाँ, जब जो चैप्टर आएगा इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप प्रकाश को तुरंत उसका नेचर चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये तो समझ गए ना। तो अब किसी एक सिद्धांत को लेकर के बात नहीं करेंगे, इसीलिए कहा गया प्रकाश में कण के साथ साथ तरंग के भी गुण विद्यमान होते हैं। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहा गया। तो सबसे पहले अब न्यूटन को हटा रहे हैं, फिर सीधे आ रहे हैं हाइगेंस से।
भाई हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया, व्यतिकरण की व्याख्या कर दी और विवर्तन की व्याख्या कर दी। ठीक, विवर्तन समझते हो ना? जैसे मान लो एक दीवार है ये, ठीक है, एक इधर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, एक इधर खड़ा है, क्या मान लें? चूजा मान लें? हाँ, इसको चूजी मान लेते हैं। ठीक, कोई दो व्यक्ति हैं, एक इधर है एक इधर है, क्या ये बातें कर सकते हैं? बातें कर सकते? ऊपर बंद नहीं है। अरे बातें कर सकते नहीं कर सकते? क्या एक दूसरे को देख सकते? नहीं देख सकते ना। सीढ़ी लगाए के साधारण पूछ रहे हैं। अरे इधर यार, बैठा इसको इधर। सुने भैया, अब शांत रहोगे? ये दो व्यक्ति हैं, एक इधर है एक इधर है, ये दोनों एक दूसरे को देखना चाहते, क्या देख सकते हैं? क्योंकि अवरोध जो है दिक्कत कर रहा है ना बीच में, लेकिन बातें हो सकती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों के विवर्तन के लिए अवरोध मायने नहीं रखता है। अगर सोचो ये इतना बड़ा हो जाए अवरोध, अब देख सकते, तब भी इसको दिक्कत होगी। पूरा कहाँ देख पाया? शायद देखेगा चप्पल कौन से कलर की पहने हैं। अवरोध कितना होना चाहिए? बहुत छोटा। अगर अवरोध कम हो जाए तो वस्तुएं आसानी से दिख जाएंगी। तो विवर्तन के लिए शर्त है कि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। खैर चलो, हाइगेंस ने व्यतिकरण विवर्तन दोनों की व्याख्या की। तुम शांत हो जाओ ना, तुमको मारेंगे अभी आके, पूरा डिस्टर्ब किए हो। इधर सुने, तो हाइगेंस ने व्यतिकरण विवर्तन दोनों की व्याख्या की। अब हाइगेंस से कहा गया कि ध्रुवण की व्याख्या करिए, तो ध्रुवण की व्याख्या करने में हाइगेंस असफल रहा। क्यों? क्योंकि हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को क्या माना था? अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे माना था? अनुदैर्ध्य तरंगे, जो ऐसे ऐसे चलती हैं, संपीड़न और विरलन के रूप में। अब जब व्याख्या, लेकिन इसने ये नहीं कह दिया कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ये नहीं कहा। इसने क्या कहा कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं है। इसने क्या कहा था? प्रकाश जब स्रोत से निकलता है तो माध्यम में तरंगों के रूप में संचरित होता है। माध्यम के कण होते हैं, वो कंपन करते हैं। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम जरूरी है, इसलिए एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की और कहा ईथर भारहीन होता है, सभी माध्यमों में समान रूप से पाया जाता है। लेकिन जब ध्रुवण की व्याख्या करने की बात आई तो हाइगेंस ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सका। तो एट लास्ट इसने ये मान लिया कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं हैं। अब इसके लगभग 140 वर्ष बाद एक और वैज्ञानिक आया, नाम था फ्रेनल। क्या नाम था? फ्रेनल। इसने व्याख्या कर डाली ध्रुवण की। कैसे किया व्याख्या? इसने दो क्रिस्टल लिए टूरमेलिन के, और ऐसे क्रिस्टल लिया जिनकी प्रकाशीय कक्ष कैसे थे? एक दूसरे के समांतर थी। मतलब ऐसे समझो, चाहे सीधे सीधे अक्ष मान लो, चाहे ऐसे मान लीजिए, मतलब जो भी क्रिस्टल लोगे उनकी प्रकाशीय कक्ष एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। तो एक और क्रिस्टल ले लिया, ठीक, ये इसकी प्रकाशीय कक्ष हो गई और ये इसकी बन गई, ऐसे होंगी सब। और यहाँ पर क्या रखा? एक स्रोत रख दिया जहाँ से प्राकृतिक प्रकाश निकलेगा। ठीक, अब ये प्राकृतिक प्रकाश कैसा होता है? ये भैया अध्रुवित प्रकाश होता है। कैसा होता है? आपके सामने गाड़ी वाड़ी सामने पड़ती, देखो किरणें बिखरती नजर आती हैं, ठीक है, सामने की वस्तुएं हम देख नहीं पाते, तो वो वैद्युत वेक्टर वो नहीं है, उनको हम मानेंगे नहीं, लेकिन हाँ ऐसा ही होगा इसमें। तो अध्रुवित प्रकाश जब चलता है तो उसमें होते हैं विद्युत वेक्टर, वो सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, एक डायरेक्शन नहीं होंगे, सब दिशा में, ऐसे ऐसे, जैसे कदम का फूल क्या होता हो, सब तरफ वो लगे निकले होते वेक्टर, कोरोना जैसा, हाँ कोरोना जैसा, वैसे वेक्टर सब तरफ कंपन करेंगे ये। ठीक, अब ये कैसा प्रकाश था? अध्रुवित प्रकाश। ये कैसा प्रकाश? अध्रुवित। अध्रुवित को हम कहेंगे प्राकृतिक प्रकाश। वह प्रकाश जिसमें प्रकाश के विद्युत वेक्टर सभी दिशाओं में कंपन करेंगे, वो क्या कहलाएगा? अध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। जब यह प्रकाश पहले क्रिस्टल पर पड़ा तो इसके प्रकाशीय कक्ष देखो ऐसे ऐसे थी, तो केवल ऐसे जो वेक्टर कंपन कर रहे थे वो पार करके बाहर निकल आए।
बाकी तो सब लटक जाएंगे इसमें, क्योंकि अच्छा ऐसे ऐसे है, कोई ऐसे कंपन कर रहा, कोई ऐसे कर रहा, कोई ऐसे कर रहा, तो ये सब वेक्टर इसमें लटक गए। बाहर कौन आए? जो इसके समांतर कंपन कर रहे थे, ठीक, इस प्रकार वाले। अब ये प्रकाश जो बाहर निकला, ये कैसा बन गया? ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश बना? ध्रुवित हो गया, ठीक। अब यह ध्रुवित हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए दूसरा क्रिस्टल सामने रखा, ठीक। एक बात और भी ध्यान रखना, इसको बोला था ध्रुवक, नाम भी दिया था उसने। पहले क्रिस्टल का नाम क्या दिया? ध्रुवक बोल दिया। ध्रुवक क्या होता है? ध्रुवक वो होता है जिससे पार करने के बाद प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। और बाद में जो रखा इसका नाम दिया विश्लेषक। इसका नाम क्या दिया? विश्लेषक वो होगा जिससे पता करोगे कि प्रकाश ध्रुवित हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो ये क्या था? ध्रुवक। ये क्या कहलाया? विश्लेषक। अब इसको जब सामने रख दिया तो इसमें भी अक्ष कैसे थे? समांतर थे, तो सारे वेक्टर पार करके बाहर आ गए, एक ही जैसा नजर आया, तो पता नहीं चला उसको कि प्रकाश ध्रुवित हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करा? इस वाले क्रिस्टल को यहाँ पर घुमाना शुरू किया। क्या किया? इधर समझाए। अब इसको घुमाए यहाँ से, चलो देखो, ऐसे समझ लो, डबल चित्र नहीं बनाएंगे, ठीक। इस वाले के वेक्टर कैसे हैं? अक्ष कैसे हैं? ऐसे हैं, समांतर हैं। जब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाया, मतलब ऐसे, इस वाली दिशा से थोड़ा सा घुमाया, अब ये जो वेक्टर पार आ रहे थे सब के सब पार करके नहीं आएंगे, क्योंकि ये तिरछा हो गए ना अच्छे इसके, तो कुछ वेक्टर इसमें लटक गए, मतलब जो पार करके प्रकाश आ रहा था उसकी तीव्रता कुछ कम हो गई। फिर इसको घुमाया, पूरा ऐसे घुमा दिया, भाई पहले सीधे रखा तो सब पार कर गए, 90 घुमा दिया, ऐसे कितने घुमाया? 90 घुमाने का मतलब इस क्रिस्टल को ऐसे रख दिया। अब तो अच्छा ऐसे बन जाएंगे, और वेक्टर कैसे हैं? ऐसे ऐसे, तो ये सब वेक्टर इसमें लटक जाएंगे ना, तो कोई भी प्रकाश बाहर पार करके नहीं आया। तो उसके ये समझ में आया कि जब सीधे रख दो वेक्टर के सामने क्रिस्टल को तो प्रकाश पार करके बाहर आता है, और 90 पर घुमा देंगे तो कोई भी प्रकाश के वेक्टर बाहर नहीं आते हैं। मतलब यहाँ पर तीव्रता क्या मिली उसको? मैक्सिमम। इस केस में पूरा प्रकाश बाहर आया, और यहाँ पर तीव्रता कितनी मिल गई? मिनिमम का मतलब 0 मिली, बिल्कुल अंधेरा, कोई वेक्टर पार करके बाहर नहीं आया। फिर क्या किया? इसको फिर से घुमाया, ऐसे जैसे घुमाया, क्योंकि अब इसके अक्ष कैसे हो गए? फिर समांतर। अरे ऐसे घुमाओ, जैसे घुमा दिया तो कैसे हो गया? इनके समांतर हो गया, फिर प्रकाश बाहर आया, तो तीव्रता कैसी मिल गई? मैक्सिमम, और सारे वेक्टर बाहर आ गए। और फिर जब ऐसे घुमा दिया तो सारे वेक्टर फिर लटक गए। अब एक बात बताओ, संपूर्ण चक्र घुमाने पर 2 बार तीव्रता अधिकतम हो रही और 2 बार 0 हो रही, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा एक चक्कर में। तो एक चक्कर में तो तरंग, इस प्रकार की तरंगे बननी चाहिए। फिर तरंगे कैसी बननी चाहिए? ये एक चक्कर पूरा हो गया यहाँ तक, ये आधा चक्र और ये आधा चक्र, ये क्लॉकवाइज दिशा और ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा, संपूर्ण चक्र हुआ। आधे चक्र में क्या हुआ? जब एंगल कितना करा था? अरे जब 0 था। इस केस में तीव्रता कितनी बनी? मैक्सिमम। यहाँ कितनी हो गई? 0। फिर कितनी हुई? मैक्सिमम। यहाँ पर ग्राफ नीचे बढ़ गया ना, तो क्या हो गई? मैक्सिमम। फिर कितनी हुई? अब ये कंडीशन किसकी होती है? अनुप्रस्थ तरंगों की होती है। किसकी होती है? तो यहीं से सिद्ध हो गया कि प्रकाश के तरंगे जो होती कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये किसने सिद्ध किया? फ्रेनल ने सिद्ध किया। ये कहानी समझ पाए? तो अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक, कि फ्रेनल ने 2 टूरमैलिन क्रिस्टल लिए, एक को ध्रुवक ले लिया, दूसरे को विश्लेषक बता दिया। ध्रुवक वो होता है जिससे पार करने के बाद प्रकाश ध्रुवित हो जाता है, विश्लेषक वो होता है जिससे पता लगाया जाता है कि प्रकाश ध्रुवित हुआ कि नहीं हुआ है। इसके सामने एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत रखा, जिससे निकलने वाला प्रकाश कैसा था? अध्रुवित था। ये ध्रुवित प्रकाश जब क्रिस्टल T1 से पार किया तो इसके वही वेक्टर पार करके बाहर आए जो इसके प्रकाशिक अक्ष के समांतर कंपन कर रहे थे, ठीक। अब इसके सामने दूसरा क्रिस्टल रखा जिसका नाम क्या बताया? विश्लेषक, पता लगाने के लिए। तो जब इसका संपूर्ण चक्र घुमाया
तो देखा प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम हो रही, 2 बार, और यही घटना क्या बताती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे एक संपूर्ण चक्र में 2 बार मैक्सिमम होती हैं और 2 बार मिनिमम होती हैं। अनुदैर्ध्य तो ऐसे से चलती हैं। ये कहानी समझ पाए सबको? अच्छा, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? अध्रुवित में प्रकाश के विद्युत वेक्टर सभी दिशाओं में कंपन करेंगे। जैसे अगर प्रकाश मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वैसे आपको वेक्टर दिखाने पड़ेंगे सभी दिशाओं में, तो ये प्रकाश क्या कहलाएगा? अध्रुवित प्रकाश। प्रकाश के विद्युत वेक्टर सभी दिशाओं में कंपन करेंगे। अध्रुवित को देखो, ध्रुवित को 2 टाइप से दिखाओगे। जैसे अगर ये कागज़ है मान लो बोर्ड, तो अगर इसी पर वेक्टर दिखाने हैं तो ऐसे ऐसे दिखा दो। तो ये क्या है, बोर्ड पर समांतर बने हैं, बने, तो ये कागज़ के तल के समांतर वेक्टर हो गए। और अगर मान लीजिए इसमें से वेक्टर अंदर बाहर हो रहे हों तो ऐसे डॉट बिंदु द्वारा दिखा दिया जाता है। ठीक, इसका मतलब वेक्टर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, दोनों साइड में ऐसे ऐसे कंपन हो रहे हैं। तो तल के अगर लंबवत कंपन होगा तो ऐसे, तल के समांतर कंपन होगा तो ऐसे है। तुम्हारी कॉपी के अनुसार ऐसे कॉपी रखोगे ना, तो ऐसे ऐसे बनेंगे फिर, है। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश के विद्युत वेक्टर सभी दिशाओं में कंपन करेंगे। इसमें प्रकाश के विद्युत वेक्टर संचरण की दिशा के केवल लंबवत दिशा में कंपन करेंगे। तो ये कहलाया ध्रुवित प्रकाश, ये कहलाया अध्रुवित प्रकाश। परिभाषा क्लियर हो गई? इसमें क्या होगा, प्रकाश के विद्युत वेक्टर प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे। अब चाहे इधर जाए तो भी लंबवत, इधर जाए ये भी तो है, ऐसे वेक्टर हैं ऐसे से। ठीक, अब इसमें कुछ विधियाँ होती हैं ध्रुवित को अध्रुवित को ध्रुवित करने की। कई विधियाँ बनेंगी। सबसे पहली विधि देखो, परावर्तन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट कह दो तो तुरंत, हाँ तुरंत एकदम, हाँ सीरियस है ना। ये मान लो कोई समांग माध्यम है, ठीक, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, ठीक, ये अभिलंब बना लो। अब इसमें देखो हुआ क्या था, एक वैज्ञानिक का नाम सुने होगे, मेलस। क्या नाम था? किसी का नाम नहीं बिगाड़ते भैया। 1808 ईस्वी में इसने ये पता लगाया कि अगर प्रकाश किसी समांग माध्यम पर गिरता है तो उसका कुछ भाग वापस भी लौटता है। जैसे कांच का कोई बड़ा ग्लास लगा हो, उस पर आप टार्च जलाओ तो उस पार जो व्यक्ति होगा उस पर भी प्रकाश पड़ेगा, और उसके पड़ोस में किसी खड़े कर दो उस पर भी प्रकाश पड़ता है। नहीं देखे कभी? करके देख सकते हो ना, टॉर्च जलाइए। अरे वही तो बताने जा रहे हैं, इसी ने बताया था यार, देखते तो रोज हो। तो इसने क्या कहा कि अगर समांग माध्यम पर कोई प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश गिरता है तो अपवर्तन के साथ साथ कुछ भाग उसका परावर्तित भी हो जाता है। ठीक, मतलब कुछ ऐसे। ये प्रकाश कैसा था? प्राकृतिक प्रकाश। तो अपवर्तन हुआ और इधर क्या हो गया, परावर्तन भी हो गया। 90 दिखे? हाँ, क्योंकि किसी विशेष कोण पर जब गिराओगे, फिक्स होगा हर माध्यम के लिए कोण, उतने पर ही ये घटना देखने को मिलेगी। इधर बहुत बातें करते हैं यार। तो परावर्तन अपवर्तन दोनों घटनाएं हमेशा एक साथ होती हैं, लेकिन जिस माध्यम को हमने लिया, अगर उस माध्यम के अकॉर्डिंग जो कोण बनेगा उस पर अगर गिराएंगे तो कुछ बात अलग ही होगी। फिर तभी इस कोण को आप नया नाम देंगे IP, ध्रुवण कोण नाम देंगे। अब जल के लिए कितना होता है? 53, और कांच के लिए 57। तो कांच पर अगर इतने कोण पर गिराओगे तभी ये घटना देखने को मिलेगी। अब ये जो प्रकाश निकला ये भी कैसा था? ध्रुवित हुआ। और ये जो प्रकाश लौट गया ये भी कैसा था? ध्रुवित प्रकाश था। तो इसने, मेलस ने यह कहा था कि किसी भी समांग माध्यम पर जब प्राकृतिक प्रकाश गिरता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अंश केवल समतल ध्रुवित होता है, पूरा नहीं, थोड़ा अंश समतल ध्रुवित होता है। इसके बाद कौन आए? ब्रूस्टर। कौन आ गए? 1811 में, 1811 ईस्वी में इन्होंने भी इसी को पढ़ डाला, इन नियम को पढ़ा, और इन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं होता कि थोड़ा अंश ध्रुवित होता है, पूरा का पूरा ही ध्रुवित हो जाता है। नहीं समझ पाए? ब्रूस्टर ने इसे को सही कर दिया। इन्होंने कहा
कि जब समांग माध्यम पर प्रकाश गिरता है तो उसका कुछ भाग लौटेगा, इसका थोड़ा सा अंश कैसा होगा, समतल ध्रुवित होगा। लेकिन इन्होंने जब 11 में मतलब 6 साल बाद, जब इन्होंने 6 साल 3 साल 3 इंतजार कर रहे थे ना, 3 साल बाद जब अध्ययन किया तो इन्होंने कहा कि जब समांग माध्यम से परावर्तित प्रकाश लौटता है प्रकाश, तो उसका पूरा का पूरा प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। लेकिन कब? किसी विशेष आपतन कोण पर जब गिरेगा तभी यह घटना होगी। और एक नियम दे दिया, कौन सा? n बराबर tan IP, कि किसी विशेष आपतन कोण के लिए समांग माध्यम से परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। ये रूल है, इतना बोलना नियम। किसी विशेष आपतन कोण के लिए समांग माध्यम से परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है, इतना बोलना है आपको। पूरी कहानी है, अत्ते लिख के ना भाग लेना। 1 नंबर हो तो लिख के भागो, ज़्यादा नंबर में होगा तो सब लिखना है, ठीक। तो ये कहानी क्लियर हुई। मेलस ने क्या बताया कि जब प्राकृतिक प्रकाश समांग माध्यम पर गिरता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित होता है, इसका थोड़ा सा अंश केवल समतल ध्रुवित होगा। लेकिन 3 साल बाद ब्रूस्टर ने इसी का अध्ययन किया तो इन्होंने कहा कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित हो जाता है। लेकिन कब होगा? जब किसी विशेष आपतन कोण पर, मतलब उस माध्यम का कोण निर्धारित होगा, उतने पर जब गिराओगे तो पूरा प्रकाश कैसा हो जाएगा? समतल ध्रुवित हो जाएगा। तो नियम दे दिया। क्या नियम कहा? कि किसी विशेष आपतन कोण के लिए समांग माध्यम से परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। ये इतनी लाइन बाद में लिखनी है आपको, समझ पाए? अब ये बताओ, ये परावर्तन का नियम लगा तो कोण I बराबर कोण R, तो ये हो गया IP। और ये कितना बन गया? नामकरण कर लो इसको, O A लिख लो, O लिख लो, B लिख लो, C लिख लो, D लिख लो। फार्मूला बनाते हैं, चलो। ये कोण जो लिखा है AOB, AO पूरा 180 है तो बराबर 180 कर लिया जाए। इसको हम 3 पार्ट में तोड़ सकते, AOD, COD, COB लिख लें। तो इसको तोड़ के लिखो AOD प्लस कोण DOC और प्लस कोण COB बराबर कितना कर दें? 180 कर लिया जाए। यू कितना है? IP, यू 90, ये तो 90 है ना, 90। यू कितना? R बराबर 180, 90 इधर भेज दो। IP प्लस R बराबर 90, तो R बराबर कितना है यार? ये याद रखना है, सवाल भी लगाने होते हैं। चले इधर स्नेल का नियम लगाओ। स्नेल का नियम क्या है? N1 sin I बराबर N2 sin R। N1 क्या होता है? जहाँ से किरण आएगी, तो आएगी मान लो माध्यम है 1, वायु है, और जिसमें गई वो कितना मान लें? माध्यम N मान लिया जाए। तो N1 की जगह पर 1, I हो गया IP, N2 की जगह पर N, R की वैल्यू कितनी? 90 माइनस IP, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन IP बराबर N इंटू कॉस IP। इसको बटे में भेज दो तो N बराबर आ गया साइन IP अपन कॉस IP, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यही ब्रूस्टर का फार्मूला है, ठीक। अब समझ आया? नहीं, फिक्स है, इतने पर ही घटना। हमारा कानून से ज़्यादा लंबा होता तो यहाँ थप्पड़ मारते। जूता चले इधर, पहले जूता खाने लायक तो बनो। अगला देख भैया, परावर्तन द्वारा हो गया। जरा अपवर्तन द्वारा देखिए। बातें बंद करो। इधर भैया बात ना करो, इधर समझिए यार। ये और भी विधियां, इन पर टिप्पणी लिखने को पूछ लेता है पेपर में। किसका कैसे द्वारा? अपवर्तन द्वारा ध्रुवण व्याख्या करिए, द्वि अपवर्तन द्वारा और द्विवर्णता द्वारा, ठीक। अपवर्तन में क्या होगा? जैसे कांच का गुटका ले लिया जाए, जहाँ अपवर्तन नाम आ जाए आप समझ लो या तो माध्यम होंगे, गुटका होगा, लेंस होगा, प्रिज्म होगा, इतनी पर बातें हो सकती हैं। खैर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? कांच का गुटका। अब एक प्रकाश किरण यहाँ गिराई है, कैसा प्रकाश? प्राकृतिक प्रकाश। अब जब अंदर प्रकाश प्रवेश करेगा तो ये कैसा हो जाएगा? ध्रुवित होगा।
होना चाहिए ना, बात हुई है पहले। और ये जो प्रकाश लौटा ये कैसा था? पूर्णतया समतल ध्रुवित। तो अपवर्तन में देखो ये बताया गया कि जब भी प्राकृतिक प्रकाश कहाँ गिरेगा? कांच के गुटके पर, तो किरण दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक अपवर्तित होगी, दूसरी परावर्तित। परावर्तित प्रकाश जो होगी वो पूरी तरीके से समतल ध्रुवित होगी, लेकिन अपवर्तित प्रकाश जो होगा ये कुछ पोर्शन इसका ध्रुवित होगा। तो अपवर्तन द्वारा जब प्रकाश का ध्रुवण कराते हैं तो जो किरण अपवर्तित होती है वो आंशिक रूप से ही केवल ध्रुवित हो पाती, कुछ पोर्शन उसका ध्रुवित होता है। आंशिक रूप का मतलब ये होगा कि अगर इसके सामने हम विश्लेषक रखें, जैसा क्या चेक किए थे अभी पहले, विश्लेषक रख करके इसको पूरी तरीके से संपूर्ण चक्र घुमा दें तो तीव्रता कम ज़्यादा तो होगी लेकिन जीरो कभी नहीं होगी। समझ पाए? और इसके सामने अगर रख करके विश्लेषक को घुमाया जाए एक संपूर्ण चक्र तो 2 बार अधिकतम 2 बार शून्य जरूर होगी। अगर 2 बार शून्य हो रही संपूर्ण चक्र में तो पूर्णतया समतल ध्रुवित, और अगर शून्य नहीं हो रही, परिवर्तन हो रहा है, तो फिर वो प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हुआ है। समझ पाए बात को? तो अपवर्तन द्वारा जब प्रकाश चेक किया जाता है तो ये किरण कैसी होती है? पूर्णतया समतल ध्रुवित, और ये कैसी हो जाती है? आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, कुछ पोर्शन केवल ध्रुवित हो पाता है। बात समझ गए? अच्छा, द्विवर्णता द्वारा देखते हैं। देखो, पूर्ण चाहो तो लिख लो, ये IP R पिछले वाला, उससे नहीं मतलब समझना था हमको। द्वि अपवर्तन में क्या होगा? इसमें देखो रूल है कि कुछ क्रिस्टल के नाम है, जैसे क्वार्टज हो गया, ठीक, कुनैन हो गया। ऐसे क्रिस्टलों पर जब प्रकाश गिरेगा यह कैसा प्रकाश हुआ? अध्रुवित प्रकाश। ऐसे भी दिखा देंगे वेक्टर। तो अपवर्तित किरण 2 पार्ट में बटेगी। अब टूरमेलिन में भी होगा, इन पर जब प्रकाश गिरेगा तो कितने पार्ट में बटेगी किरण? अपवर्तित किरण 2 पार्ट में बटेगी। वो नहीं होगा लौटी और यहाँ यही वाली 2 पार्ट में बट जाएगी। ठीक, ये खास बात इसकी यार। चलो इधर समझो, एक ये किरण बनी और एक ये बन गई, नामकरण कर लो। अब इसमें एक किरण जो होगी वो पूरी तरीके से अपवर्तन के नियम का पालन करेगी और दूसरी किरण अपवर्तन के नियम का पालन, सभी नियमों का पालन नहीं करेगी वो। और जो नियम का पालन करेगी उसे कहा जाएगा साधारण किरण, और जो पालन नहीं करेगी वो असाधारण किरण। अब इसमें से हम किसी को मान लेते हैं। चलो, ये हो गया साधारण किरण और ये कौन सी हो गई? मतलब ये होगा जैसे अपवर्तन में नियम है कि अगर इतने पर गिरी और माध्यम का अपवर्तनांक इतना है तो R इतना होना चाहिए। स्नेल के नियम का ही तो पालन कराना चाहिए भाई। क्या होगा? N1 sin I बराबर N2 sin R। N1 आपके पास होगा, I निर्धारित आपके पास कितने गिरी, N2 आपके पास होगा, तो R इसी हिसाब से आ जाना चाहिए। इस फार्मूले से जितना R आ जाए किसी फिक्स डाटा पर, तो उतने पर जो किरण निकली है वो साधारण किरण कहलाई। और अगर कोण उसका गड़बड़ आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहलाई? असाधारण किरण। लेकिन आपतित किरण जब गिरी तो 2 पार्ट में बटी, तो अपवर्तित किरण अगर 2 पार्ट में बटती है, इसी घटना को द्वि अपवर्तन कहा जाता है कि अपवर्तित किरण 2 पार्ट में बट जाए। ठीक, क्लियर हुआ बात? तो जब प्रकाश किरण क्वार्टज क्रिस्टल पर पड़ जाए या फिर टूरमेलिन पे पड़ता है तो अपवर्तित किरण 2 पार्ट में बटती है। एक ऐसी किरण होगी जो प्रकाश के सभी अपवर्तन नियमों का पालन करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? साधारण किरण। और जो पूरे नियमों का पालन नहीं करेगी वो असाधारण किरण हो जाएगी। और इस प्रकार बटने की घटना को क्या कहेंगे? द्वि अपवर्तन कहेंगे। ठीक, ये बात समझ आई? द्विवर्णता में क्या होगा? इसमें जो क्रिस्टल लिया जाएगा टूरमेलिन, वो लगभग 1 मिलीमीटर होना चाहिए। मोटाई कितनी हो इसकी? 1 मिलीमीटर हो। इधर बना ले, चलो इधर समझते हैं। मोटाई कितनी है? 1 मिलीमीटर। अब इस पर कोई प्रकाश किरण गिराई जाए, कौन सा प्रकाश? प्राकृतिक प्रकाश गिराया, तो जब यह किरण इसके अंदर आएगी तो आपको पता है कि 2 पार्ट में बटेगी।
अभी बात हुई ना, 2 पार्ट अब बटी। अब इसमें क्या होगा कि जैसे इसके प्रकाशिक अक्ष हम इस तरीके मान रहे हैं, ये क्रिस्टल में ऐसे ऐसे अक्ष बने, ये पूरा गुटका है और इस गुटके में ऐसे ऐसे अक्ष हैं, ठीक। तो इसी के अनुदिश जो कंपन होंगे वो प्रकाश बाहर आएगा। पतला कर लो यार, कौन बिंदी खींचे थी। अब ठीक है, कम कर लो। तो जैसे ही इसमें जो वेक्टर है सब तरफ होंगे ना, ऐसे भी होंगे, इधर से होंगे, इधर से, सब तरफ से हैं। तो इसके अक्ष के अनुदिश जो वेक्टर होंगे वो तो बाहर आएंगे इसे, तो निकल के बाहर आए, तो प्रकाश कैसा बना? ध्रुवित, ठीक। अन्य दिशाओं में जो होंगे ऐसे ऐसे होंगे या कोई और दिशा होगी, वो यहाँ तक आते आते धीरे धीरे क्या होंगे? अवशोषित हो जाएंगे। तो जो प्रकाश बाहर निकल के आएगा वो कैसा हो जाएगा? लेकिन ये प्रकाश जो निकलेगा इसमें 2 कलर होंगे, हरा और पीले रंग का प्रकाश मिलेगा। ये गुण है क्रिस्टल का। प्रकाश कैसा मिलेगा? पीले रंग का और हरे रंग का प्रकाश प्राप्त होता है यहाँ पर। यही घटना किसमें होती है? पोलेराइड में, क्योंकि पोलेराइड इसी घटना पर आधारित उपकरण होता है, वो जिसके चश्मे बनाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, 3D मूवी वगैरह में देखो क्या होता है, मूवी अगर देखने जाओ तो चश्मा लगा के बैठो, तुमको लगेगा कि अगर मान लो जंगल वाली कोई मूवी चल रही है तो तुमको ये लगेगा कि हम जंगल में हम खुदे बैठे हैं। अगर शेर सामने मान लो हमला किया, अगर कूदा है तो तुम हट जाओगे, ऐसे लगेगा हमारे पर कूद लिया है, ठीक। वो वैसे फील हो जाएगा, ठीक है। वो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना उसको। चले इधर भैया, इधर है। अजीबो गरीब हरकतें हैं। तो द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा? टूरमैलिन क्रिस्टल लेंगे, कितना मोटा? 1 मिलीमीटर, और इस पर जब हम प्राकृतिक प्रकाश गिराएंगे तो इसके अंदर प्रकाश किरण 2 पार्ट में बटेगी। केवल वही वेक्टर बाहर आएंगे जो इसके प्रकाशिक अक्ष के समांतर कंपन करेंगे, वो बाहर आ जाएंगे। अन्य दिशाओं वाले कंपन जो होंगे वो धीरे धीरे करके अवशोषित होते चले जाएंगे। तो इस तरह पारगमित प्रकाश कैसा होगा? पूर्णतया समतल ध्रुवित होगा। प्रकाश 2 कलर में होगा, पीले और हरे रंग का होगा। घटना द्विवर्णता कहलाई। बात समझ पाए चीज़? ये किस में घटना लगेगी? पोलेराइड में, ठीक है। ये घटना क्लियर, सब लोग क्लियर हो गया? तीनों बातें हो गई। इसमें प्रकाश कैसा होगा? अपवर्तित प्रकाश, थोड़ा सा समतल ध्रुवित होगा। इसमें किरणें 2 पार्ट में बटेंगी। एक नियम का पालन करेगी वो साधारण होगी, जो नहीं करेगी वो असाधारण। और इसमें क्या होगा? 2 पार्ट में बटेगी, लेकिन इसके समांतर कंपन करने वाले वेक्टर बाहर आएंगे, शेष अन्य दिशा में कंपन करने वाले वेक्टर अवशोषित हो जाएंगे। प्रकाश हरे पीले रंग का होगा और घटना द्विवर्णता कहलाई। तो आगे एक नियम आएगा, कौन सा? थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे है ना, मैलस का नियम, ठीक। मैलस ने जो नियम दिया था वो ध्रुवक से निकलने के बाद जो ध्रुवक से जो प्रकाश निकल के आता है बाहर, उसके बारे में जब विश्लेषक पर गिराया जाए उसको लेकर के नियम दिया था, ठीक। कहा क्या था? जैसे अगर मान लो ये पहला एक क्रिस्टल रखा है, इसके प्रकाशिक अक्ष हम ऐसे माने ले रहे हैं, ठीक। तो इससे जो प्रकाश बाहर निकल के आएगा वो कैसा हो जाएगा? समतल ध्रुवित हो जाएगा। अब इसके बाद इधर समझ ले भैया, इसके बाद जब दूसरा पोलेराइड रखा, पोलेराइड समझ लो चाहे क्रिस्टल रख लीजिए, अब पोलेराइड समझो सबसे बढ़िया। पोलेराइड क्या अभी बाद में समझाते हैं, पहले इस पर आते हैं, ठीक। एक हमने पोलेराइड लिया और इस पर हमने अध्रुवित प्रकाश इधर से गिराया, तो इससे कौन से वेक्टर बाहर आएंगे? जो इसके समांतर होंगे, तो ये बाहर आ गए। इसके सामने एक और पोलेराइड रखा और इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखा, इसे एकदम गोल बना। अरे यार, ये तो आलू जैसा बन गया है ना। अब ठीक है,
चलो कोई बात नहीं। अब सुना इधर, ये क्या कहलाया? विश्लेषक। विश्लेषक। ये क्या कहलाया? ध्रुवक कहलाया। अब ये जो डायरेक्शन है इसकी, ये क्या दिशा है? इसे बोलते हैं ध्रुवक दिशा। जो प्रकाशिक अक्ष क्या दिखाए गए, इन्हें क्या बोलेंगे? ध्रुवक दिशा बोलेंगे। तो इसको भी हमने क्या किया, सीधे सीधे ऐसे रख दिया। तो ये विश्लेषक की दिशा हो गई। अब ये बताओ, विश्लेषक और ध्रुवक दोनों की दिशाएं एक ही कि अलग अलग हैं? एक ही हैं। तो कहा यह था कि जब भी किसी ध्रुवक से प्रकाश आएगा और कहाँ गिरेगा? विश्लेषक पर गिरेगा। तो विश्लेषक से जो प्रकाश बाहर निकलेगा तो उसकी कुछ तीव्रता होगी। तीव्रता तो चेक की जाती है घुमा करके। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक और ध्रुवक की ध्रुवण दिशा जो बनेगी, यहाँ पर तो दोनों की एक ही डायरेक्शन है। अगर मान लो कि इसको हम थोड़ा टेढ़ा घुमा के रखें, इसे ऐसे रख दें, तो ध्रुवक की डायरेक्शन ये हो गई और विश्लेषक की ये बनी। तो कौन से वेक्टर बाहर आए? ऐसे वाले, है ना? ऐसे वाले वेक्टर बाहर निकल के आए। अब ये वेक्टर जो होंगे ये कंपन करते आएंगे, तो इनका कुछ आयाम होगा। तो यहाँ से इनके कंपनों का जो आयाम बना वो हम ये मान लेते हैं कितना हो गया? a। और ये जो आयाम बन रहा है यहाँ पर, गंदा ना हो यार, अब ठीक है ना? चलिए गैप करके बना ले, अब ठीक है। तो ये ध्रुवक से वेक्टर निकले, ये प्रकाश कैसा था? समतल ध्रुवित। जब वेक्टर यहाँ गिरे तो इनके कंपनों का आयाम हमने मान लिया ये बना। इसे कौन से वेक्टर बाहर आएंगे? समांतर वाले। अरे बाहर कौन आएंगे? तो ऊपर से एंगल कितना बन गया? थीटा। तो ये जो डायरेक्शन बनी इस पर एक कंपोनेंट कर लो, क्या बन जाएगा? इधर क्या बन जाएगा? a साइन थीटा। ये वाले सब के सब इसमें लटक जाएंगे। बाहर कौन आएंगे? इस वाले। इसकी डायरेक्शन जो होगी इसमें से निकल के आएंगे। तो कहा जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी इस वाले कंपोनेंट के स्क्वायर के समानुपाती होगी। ठीक। किसी भी ध्रुवक से जब प्रकाश आएगा कहाँ गिरेगा? विश्लेषक पर। तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक और ध्रुवक, विश्लेषक की डायरेक्शन ये है और ध्रुवक की डायरेक्शन ये है। ऐसे तो हैं। ये किसकी दिशा है? विश्लेषक की। ये किसकी दिशा है? तो विश्लेषक और ध्रुवक की ध्रुवण दिशा के बीच जो कोण बनेगा उसकी कोज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। ठीक। ये थ्योरी ऐसे लिखना है कि किसी भी ध्रुवक से आने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश कहाँ गिरता है? तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक और ध्रुवक की ध्रुवण दिशा के बीच जो कोण बनेगा इसकी कोज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। अब ये अगर हम समानुपाती हटाएं तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे, कुछ कांस्टेंट मानेंगे, तो a लिख लेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तीव्रता बराबर क्या होती? के a स्क्वायर, आयाम के वर्ग के समानुपाती। ये आयाम किसका है? वेक्टर का। तो अधिकतम वेक्टर होंगे तो अधिकतम तीव्रता बन गई। तो फार्मूला अपने पास निकल के आएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इम्पॉर्टेंट फार्मूला, अच्छे सवाल आप इसी से लगाएंगे। ठीक, समझ पाए? तो डेफिनेशन क्या बोलनी है कि जब भी किसी ध्रुवक से आने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश कहाँ गिरेगा? विश्लेषक पर। तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक की ध्रुवण दिशा के बीच में जो कोण बनेगा, दोनों की ध्रुवण दिशा ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। तो विश्लेषक और ध्रुवक की ध्रुवण दिशा के बीच जो कोण बनेगा उसकी कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो हमने उसका कंपोनेंट करके देखा कौन सा घटक इस पर आएगा, उसको लिया यहाँ पर। ये वाले कंपोनेंट बाहर नहीं आएंगे, केवल उसकी डायरेक्शन में जो कंपन होगा वही बाहर आएंगे। इतना सबको क्लियर हो गया?
तो इसका नियम लिख लीजिए, ये डायग्राम इतना बनाइए, ठीक। फिर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे कैसे सवाल होंगे इस पर। चला भैया, ए इधर, तो ये क्लियर हो गया ना। अब देखो न्यूमेरिकल इस पर कैसे कैसे। तुमको खाली मौका चाहिए बातें करने का बस। यस सर, देखो जयकारा लग रहा है ना। सुने, अच्छे सवाल पर बात कर रहे हैं, इधर सुनो। जैसे हमने कहा कि दो कोई पोलराइड हैं, एक पोलराइड ए है और दूसरा बी है। तो सबसे पहले आप दोनों की प्रकाशिक अक्ष एक ही टाइप मान लेना है तुमको, ठीक। हमने जैसे मान लिया कि इसके अक्ष जो हैं ऐसे हैं और इसके भी प्रकाशिक अक्ष ऐसे हैं। ध्यान से समझिएगा, सवाल में अगर शुरुआत में ही आपसे बोल दिया दो का है, हम कहते 15 पोलराइड रखे हों, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सवाल आपके लग जाएंगे इसके। तो जब पहली बात ये बोलेगा सवाल कि कोई दो पोलराइड हैं और क्रासित अवस्था में हैं, कैसे हैं, ये शब्द आएगा, दोनों कैसे हैं, क्रासित अवस्था। तो जब ये शब्द आएगा तो पहले वाले पोलराइड को आप सीधे सीधे ऐसे बना लीजिए। गोल बना है ना, अरे चलो ठीक है यार। तो पहला जो पोलराइड होगा उसको आप सीधे जैसे आप पढ़े हो वैसे बना लो, और दूसरे पोलराइड को कैसे बना देना है, क्रासित का मतलब 90 पर घुमा के बनाओगे आप, जब यह शब्द आएगा कहीं सवाल में। दूसरे कैसे बना देना है, उससे इसके अक्ष जो है 90 पर ऐसे, ठीक है। मतलब इसकी डायरेक्शन ये बनी और इसकी डायरेक्शन ये है। यहाँ तक क्लियर? अरे हिलाओ ना भैया। हाँ, तो सवाल में जैसे बोला कि दो पोलराइड क्रासित अवस्था में हैं, तो पहला पोलराइड आपकी मर्जी चाहे ऐसे बना लो तो अगले को सीधे सीधे बना दो, और या पहले को तुम सीधे बना लीजिए तो इसको फिर इस तरीके से बना लेना। तो यहाँ पर जब प्रकाश आप गिराएंगे, इधर कोई भी प्रकाश गिराओ, कितनी तीव्रता का, I0 बोलेगा सवाल, ये मान देगा सवाल, नहीं देगा तो ऐसे बोल देगा I0 का प्रकाश गिराया गया। तो पहले से जब प्रकाश क्रॉस करके आएगा तो आप क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा लगाएंगे और cos स्क्वायर थीटा का औसत मान ले लेना। पहले से जब प्रकाश क्रॉस करेगा तो हमेशा आधी तीव्रता बाहर आती है, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा का औसत मान कितना होता है, 1/2, तो I बराबर बन जाएगा I0/2। हमेशा के लिए बता रहे हैं बात। सवाल में ही बोल दे कि इससे निकला प्रकाश I0 है, तब मत आधा करिए। कहाँ तुम नीचे, अरे एक तो छोटे ऊपर नीचे बैठ गए तो और छोटे। इधर भैया, सवाल में बोला दो पोलराइड क्रासित अवस्था में है, हमने दोनों का डिजाइन बना दिया। अब हमने कहा कि यहाँ पर अधिकतम प्रकाश गिराया गया I0 का, तो जब इससे क्रॉस कराना तो cos स्क्वायर थीटा का औसत मान मतलब उस तीव्रता को आधा कर देना। मतलब 100% अगर मान गिरा इधर तो 50 ले लेना, मतलब 100 वाट पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता गिरी है तो इधर कितने कर देना, 50। अब इसमें कहानी कुछ आएगी, बोलेगा सवाल क्या, इस वाले पोलराइड को 30 अंश घुमा दिया गया। कैसे घुमाया गया, तो अगर सोचो इसके अक्ष ऐसे हैं और हम कितना घुमा रहे हैं यहाँ से, तो क्षैतिज से 30, क्षैतिज मतलब ऐसे, यहाँ से कितना घुमाया, 30। तो जो भी हमको मान लेना होगा वो भैया इसकी दिशा से लेना होगा। थीटा किसके किसके बीच का लिया जाता है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन के बीच का। तो जब हम 30 पर घुमाए तो इस वाले की डायरेक्शन ये बन गई, बनी, और उसकी डायरेक्शन ये है। तो जब इससे प्रकाश क्रॉस करेगा, कितना मान ले, I2 मान ले, तो वहाँ से जो तीव्रता आएगी वो उसी का cos स्क्वायर एंगल ये लेना है आपको। समझ पाए बात? पहले वाले की डायरेक्शन और बाद वाले की डायरेक्शन के बीच में जो यहाँ कितना बन रहा है 60, तो कितना लेना है आपको, 60 ले लेना है। ये बात समझ आई? पहले वाले में मान कितना आया I0/2, यहाँ कर दीजिए, और cos 60 का मान 1/2, स्क्वायर कितना आया
तो आंसर है आई नॉट बाई 8 बन गया। ये बात समझ आई सबको? सबको क्लियर हुआ? तो अगर सवाल में पहले बोल दिया कि एक पोलराइड दो हैं, दोनों क्रासित अवस्था में है, ठीक, तो हम एक को सीधे बना देंगे, दूसरे को लंबवत उसके बना लेंगे। फिर पहले पर कहा कि प्रकाश इतना गिराया गया। अगर न्यूमेरिकल होता, मान लो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर होती, तो यहाँ कितना करते? 50 बच जाता। ये हमेशा करना है आपको। उसके बाद में बोला कि 36 से 30 घुमाया। कोण कहाँ से लेना है? ऊर्ध्वाधर से। इसकी डायरेक्शन देख लेना, उससे लेना है। जब इसको हम 30 अब घुमाए, ऐसे वेक्टर बने इसके, और इस वाले की डायरेक्शन सीधे सीधे है, तो इसके और इसके बीच का एंगल लेना है। क्या एंगल कितना रहा है? 60। अगर थीटा घुमाते कितना लेते? 90 माइनस थीटा। कोण कितना लेते? 90 माइनस थीटा ले लेते। ये बात सबको क्लियर हो गई? अब इससे निर्गत प्रकाश हम निकाल लिए। सबको क्लियर हुई होती बात? चलो, ये क्रासित वाली बात थी। इतना कॉन्सेप्ट पहले नोट करो। चलो देखो अभी, तो ये तो 2 पर बात थी। अब सुना इधर, जैसे फिर कहें 2 पोलराइड क्रासित ना बोले। हमने कहा कि 2 पोलराइड क्रासित अवस्था में नहीं है, तो फिर उन दोनों को आप क्या मान लेना? समांतर अच्छे एक दूसरे के मान लेना। ऐसे मान लिया जाए। इधर समझिए, अब पहले पर हमने ये पोलराइड ए है, दूसरा कौन सा है? बी है। इस पर प्रकाश गिरा कितने का? आई नॉट का। तो इससे निर्गत कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई 2। अब तो समझ गए ना? अब हमने कहा इसमें इसको ऊर्ध्वाधर से 30 पर घुमाया। समझ ले भैया, क्रासित में चाहे इसे याद कर लो, 90 से घटा के कोण लेना है जितने पर घुमाया जाए, क्योंकि समझ गए ना, 36 से ऐसे लाएंगे तो कोण ऊपर से लेना पड़ता है। अब यहाँ पर क्रासित नहीं बोला गया। 2 पोलराइड है, एक दूसरे के समांतर रखे गए या एक दूसरे के पीछे रखे गए, वो बात एक ही होगी। हमने बना दिया। पहले पर प्रकाश गिरा कितने का? आई नॉट का। तो निकला कितना? ये इतना लेना है तुमको। अब हमने कहा इसको, अब इसको कैसे घुमाओगे? ऊर्ध्वाधर से 30। ऊर्ध्वाधर से कितने पर? तो ऊर्ध्वाधर से 30 घुमाने का मतलब इसकी पहले डायरेक्शन ऐसी थी, घुमा दिया, ऐसे बन गई, बनी। अब पहले की डायरेक्शन, उस वाले की भी देखो तो वैसे तो डायरेक्शन है, और इसको घुमाया इतना, तो कोण तो यही लेना है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? आई नॉट बाई 2 उस वो ले लो, और कॉस स्क्वायर 30 कर दो, तो कितना आ गया? 3 आई नॉट बाई 8। अरे इसका मान √3/2, तो निर्गत तीव्रता कितनी बनी? 3 आई नॉट बाई 8 बनेगी। समझ पाए? इधर एक सवाल देखो, हमने कहा इस पर जो प्रकाश गिरा उसकी तीव्रता 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक। इससे कितना बना? तो 50 वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। थोड़ा आप थ्योरी में लिखेंगे सवाल को, ठीक है। अब इसको हमने कहा कि ऊर्ध्वाधर से 60 पर घुमा दिया। कितना घुमाया? तो कोण 30 लेंगे कि 60 लेंगे? 60 लेना है। तो अब क्या होना चाहिए? तो उधर बना 50, और 50 का लिखोगे कॉस स्क्वायर 60। इसका मान 1/2, 1/4। आंसर वाट पर मीटर स्क्वायर। समस्या का निवारण हुआ? ये सबको समझ आया? इतना बनाओ। सवाल देखो इधर, हमने कहा 2 पोलराइड हैं, एक पोलराइड P1 है और दूसरा P2 है, ठीक। क्रासित बोले का कर ले लिया जाए, चाहे जो कर लो। तो चलो ऐसे लगा लो। दोनों कैसे हैं? क्रासित अवस्था में हैं। कितने पर हैं? तो क्रासित में आप क्या मानेंगे इनको? ऐसे मान लेंगे। एक कोई तीसरा पोलराइड बीच में रखा गया, लाके तीसरा बीच में लाया गया, और इसको 45 अंश कोण पर घुमा दिया। तीसरे को, तीसरा C जो है, ऊर्ध्वाधर से कितना घुमा दिया? तो 45 पर घुमाने का मतलब क्या है कि हमने इसको ऐसे घुमा के रखा है ना। ऊपर से कितने पर घुमाया? 45 पर। और दूसरे को भी हमने 45 पर घुमा दिया, इसको भी कितने घुमाया? तो इसको जब 45 पर घुमाएंगे तो इसके अक्ष ऐसे हैं, तो ये ऐसे हो जाएंगे, बनेंगे। इसको ऐसे 45 पर, इसको ऐसे 45 पर। यहाँ पर जो प्रकाश गिरा उसकी तीव्रता थी I0। तो बताइए
नया जो पोलेराइड है ये वाला पोलेराइड P2, इससे कितना प्रकाश बाहर आएगा? तो पहले से कितना लेना है बताओ? I0/2। इसको ऊपर से 45 घुमाया है, यही कोण ले लो। I0/2 cos स्क्वायर 45, 1/√2 I0/4। अब इसको 36 से घुमाया है, कोण कहाँ से लेना है? ऊपर से लेना है कोण ना। तो क्या लिखोगे? I0/4 मतलब ये वाला प्रकाश, cos स्क्वायर 45, कितने आ गए? I0/8, ये आंसर है। IIT में पूछा गया। ठीक, समझ पाए? अरे इधर समझ गए ना? लगाओ। एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया अपने बोर्ड में, इधर सुने भैया। कहा कोई दो पोलेराइड ए और बी हैं। एक पोलेराइड ए है और दूसरा कौन सा है? बी। तो दोनों को बना लिया हमने। दोनों कैसे हैं? क्रासित अवस्था में। तो क्रासित अवस्था में तो एक को हमने ऐसे बनाया और दूसरे को ऐसे बना लिया। ठीक। अब कहा कोई तीसरा पोलेराइड इनके बीच में ला के रखा गया, उसका नाम क्या था? सी। और ऊर्ध्वाधर से इसको घुमाया गया थीटा पर। ऊपर से कितना घुमा दिया? थीटा पर। और इसको 36 से थीटा पर घुमाया। इसको कितना घुमाया? 36 से थीटा पर। ऐसे था, ऐसे, मतलब यहाँ से कितना घुमा दिया? थीटा पर। इसको ऐसे घुमाया, इसको इधर को। लेकिन कहा यह कि इस पर नहीं पता कितनी तीव्रता गिरी। कहा ए से जो निकली तीव्रता वो I0 थी। थोड़ा अलग है, यहाँ की बात नहीं की। कहा ए से जो तीव्रता निकली हो कितनी है, तो बताइए बी से तीव्रता कितनी निकलेगी, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ आधा मत कर दीजिएगा, पहले बोल दिया कि इतनी निकली है। तो यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई? I0, ये सवाल ने कह दिया। अब इससे जब तीव्रता निकलेगी वो पहला वाला ले लो और कोण कितना लेना है? वही कोण ले लेना है, यही तो कोण लेना है। ऊपर से इतना घुमाएगा वही ले लीजिए। अब जब दूसरे से प्रकाश निकला बाहर तो ये जो I2 तीव्रता बनी वो पहला वाला तो लेना ही पड़ेगा। अरे पूरे तो लेना है। और इसको 36 से 30 घुमाया तो कोण कहाँ से लेना है? हाँ, ऊपर से ये कोण लेना है 90 माइनस थीटा। तो क्या लिखोगे? cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो फार्मूला क्या बन गया? ये बन गया cos स्क्वायर थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin स्क्वायर थीटा। 4 से गुणा 4 से भाग कर लें, आंसर तो आ गया, लेकिन मैच कराना है ना। तो 4 से करा दिया गुणा और 4 से कर दिया भाग। तो 4 इसके साथ लिख लो, इतना लिख सकते हैं। इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है? 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है? sin 2 थीटा। तो अगर हम इतने का स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया जाए। तो आंसर कितना आया? I0/4 sin स्क्वायर 2 थीटा। ये उत्तर था लाना। समझ पाए? अरे सबको क्लियर हो गया ना? किसी को दिक्कत? बनाओ, अब तो बन जाएगा ना। एक क्वेश्चन देखो 2019 में अपने यहाँ पूछा गया, इधर सुने भैया। घंटों लगाते हो लगाने में। इधर 2019 में क्वेश्चन आया अपने यहाँ, उसमें कहा था कि 4 पोलेराइड हैं। कितने पोलेराइड हैं? 4। और फिर कहा कि एक को छोड़कर बाकी अगले तीनों पोलेराइड को पहले की ध्रुवण दिशा से 30-30 पर घुमा दिया गया। बात समझ पाए? पहले को हम निर्धारित कर रहे हैं और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। ये 4 हो गए पोलेराइड। इधर सुने, ये P1 हो गया। कितनी बातें कर रहे हो? P3 और ये P4। कहा अगले तीनों पोलेराइड को पहले की ध्रुवण दिशा से कितने घुमाया गया? 30-30।
मतलब यहाँ से इसको कितने घुमाया 30 पर, इसको भी ऊर्ध्वाधर से कितने घुमाया 30 पर। तो जो कहा गया उतना काम कर डालेंगे, ठीक। समझ गए। अब ये कहा कि यहाँ पर प्रकाश गिराया गया I0, अधिकतम तीव्रता पहले वाले कितने गिराई गई। तो पूछा बताओ चौथे से निर्गत तीव्रता कितनी बनी। तब ये बताओ पहले में कितनी होगी I0/2, दूसरे में बोलो I0/2 cos स्क्वायर 30, कोण यही ले लेना है, ऊपर से घुमाया गया, इसका मान √3/2। तो आंसर आया 3I0/8 बन जाएगा। इसमें 3I0/8 ये वाला मान लो, और फिर यही 30 कोण है तो कितना आएगा 3/4 है तो आएगा। तो कितने बन गए 9I0, 8 चौके 32 हो गया। ये समझ पाए। cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर करके गुणा हो गई। अब चौथे से जो निर्गत तीव्रता होगी 9I0/32 और कोण फिर 30 है, कितना बना 3/4। तो 9 × 27 और यह कितने बने 128। यही आंसर है। चौथे जो तीव्रता बनी इतनी बनी पहले की। और क्या चित्र बना के लगाते चले जो सही तो है। इधर भैया अगला टाइप देखो, इधर भैया एक केवल सिंगल पोलराइड पे देख लीजिए। ये कौन सा है विश्लेषक है, ध्रुवक की बात नहीं हो रही है। जब सिंगल सवाल होंगे तो किस पर होंगे विश्लेषक पर। तो हमने कहा कि विश्लेषक से जो प्रकाश निकला वो ऊर्ध्वाधर से कोण बनाया 30। अगले विश्लेषक से प्रकाश निकला, कई सवाल ले लेते हैं, कोण बनाया ऊर्ध्वाधर से कितना 45। अगले विश्लेषक से जब प्रकाश निकला तो ऊर्ध्वाधर से कितना बनाया 60। कितना बनाया 60 कोण बनाया। 90 जीरो वाला रहने दो, 90 और 0 वाला रहने दीजिए। यह भी समझ लो इधर भैया, जैसे अगर मान लो कोई ऐसे रखा है पोलराइड, तो इसमें देखो डायरेक्शन तो यही है, तो एंगल 0 लेंगे, घुमाए नहीं गया तो कोण कितना लेना है, और 0 ले लो तो कितना बना I0 cos स्क्वायर 0। तो केवल I0 है ना, छोड़े इसको। अब सब में तुमको ये बताना है यहाँ कितना घुमाया 30, यहाँ कितना घुमाया 45, यहाँ कितना घुमाया 60। अब हमने कहा कि बताइए कि इसमें निर्गत तीव्रता और अधिकतम तीव्रता कितने % बनी। निर्गत तीव्रता कौन सी होती है I, अधिकतम क्या होती है I0, कितने % बनी ये पूछा गया। क्या क्या पूछा गया, निर्गत तीव्रता अधिकतम तीव्रता की कितने % बनेगी। एक सवाल देख लो, बाकी लग जाए उनसे। फार्मूला क्या होता है I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, इसको नीचे ले आओ। थीटा कितना चला 30, cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर करा तो 3/4, दोनों तरफ 100 से गुणा मार दो। का हो ही कर रहा है 3/4 गुणे 100 कितने बने 25 तियाँ 75। 45 पर 50%, इस पर 25% बन जाए, हो जाएंगे ना इस पर।